कि अगर एक बार उसने ठान ली कि उसको बनना है एएफओ, तो उसका पहला स्टेप क्या रहना चाहिए? तो पहले ये देखना पड़ेगा प्री में जो पूछा जा रहा है क्या उससे हो पाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस क्रैक हो पाएंगे। एएफओ क्यों कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट इसे अपना प्राइमरी करियर गोल चुने? हर साल वैकेंसी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक साल अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हमें अगले साल चांस मिलता है। अगर हम 2026 की बात करें, इसका कैलेंडर आउट हो गया सर। जून में अगर नोटिफिकेशन ड्रॉप होता है तो लगभग 1 महीने तक फॉर्म फिलिंग रहती है इसकी, और इसके बाद आपका प्री का एग्जाम ही लगा हुआ है। कितने टाइम में इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है? सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप रिपीटर्स हो या फ्रेशर हो। तो मेंस के क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मेंस में वही पूछा जाता है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा था। अगर मैं 8 महीने पढ़ रहा हूँ तो उसमें से 3 महीने मैं सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री पढ़ूँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? कभी भी ऐसे पढ़ाई मत करो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। अपने पूरे क्वेश्चंस को इजी, टफ और मॉडरेट या वेरी टफ में चेंज करो। तो आपको क्या लगता है कौन से रिसोर्सेज बेस्ट रहेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर एट 24/7। आई एम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, आपकी एग्रीकल्चर मेंटोर, और मेरे साथ हैं कृष्णा सर, जो कि आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, वीड साइंस और जिन्हें आप एग्रोनॉमी किंग के नाम से भी जानते हो। सो वेलकम कृष्णा सर। थैंक यू मैम। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्कस करने वाले हैं IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में। तो कृष्णा सर, सबसे पहले आप सभी को ये बताइए कि ये AFO है क्या? बैंकिंग सेक्टर का ये एग्ज़ाम है। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है। ये एक, मैं कह सकता हूँ, बैंकिंग में एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए हायर किया जाता है। तो एक बैंकिंग सेक्टर की ये जॉब है और इसका बेसिकली काम होता है लोन सैंक्शन करना और उसको रिकवर करना। ठीक है। सो कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है? अच्छा, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर के किसी भी स्ट्रीम से की है, फॉर एग्जांपल जैसे BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरीज़, है ना, BSc फॉरेस्ट्री और BTech एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन होम साइंस से भी कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हैं। मींस एग्रीकल्चर के किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और हाँ, एज लिमिट भी इसमें लिमिट है कि 20 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। तो मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर से अपना BSc किया है, ग्रेजुएशन किया है, और सर एक और भी बहुत कॉमन सवाल रहता है कि OGP के ऊपर कि हमारी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में? पासिंग मार्क्स होने चाहिए बेसिकली, और वैसा कुछ है नहीं कि 80% होना चाहिए, 90% होना चाहिए। पासिंग मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। ओके। तो सर कोई स्टूडेंट है, अब वो एलिजिबिलिटी रखता है, ठीक है, मतलब उसने करी हुई है अपनी ग्रेजुएशन, तो अब आगे क्या? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक बार उसने ठान ली कि उसको बनना है AFO, तो उसका पहला स्टेप क्या रहना चाहिए? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अगर उसको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है, उसको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इसमें पूछा जा रहा है, मींस प्री में जो पूछा जा रहा है, जो सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, जो मेंस में आ रहा है, क्या वो इतने समय में कवर कर पाएगा, क्या उससे हो पाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस क्रैक हो पाएंगे, क्या वो टाइम को मैनेज कर पाएगा। ये उसको पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो कर पाया या नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है तो आपको इसके लिए सबसे पहले प्रीलिम्स का क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आता है। उसके बाद ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है सर, यानी आपके टोटल 125 मार्क्स का ये होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी कट ऑफ जाती है इसकी? कट ऑफ देखो इस बार की, तो अगर देखें 2025 का अगर ओवरऑल हम कट ऑफ देखें तो काफ़ी गई है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और इसका मेन कारण रहा, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के 70.33 है मार्क्स। अब इसका कारण एक है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कम थी, 310 अभी तक रिपोर्टेड हैं। अच्छा। और दूसरा इसका कारण है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं और क्वालिटी स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बैंकिंग सेक्टर में उतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जाते थे, अब बट स्टेट एग्ज़ाम्स कम हो गए हैं तो फिर अब बच्चा जाए कहाँ, तो सारे एप्लीकेंट्स जो है वो इसी में आ रहे हैं, मतलब IBPS AFO की ही तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो आपने 70.33 बोला, ये आपकी फाइनल कट ऑफ आप बता रहे हैं आउट ऑफ 100, हाँ, है ना। तो सबसे पहले आपको जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, जो कि आपका सेक्शनल भी रहता है। द इंग्लिश में अलग से क्वालिफाई करनी है कट ऑफ, क्वांट में अलग से करनी है, और जो आपका रीजनिंग हो गया उसमें अलग से
सिर्फ क्वालिफाई करना है ओवरऑल। उसके बाद जब आप मेंस में जाते हैं तो आपको 60 मार्क्स और 60 क्वेश्चंस मिलते हैं। अब उसके जो मार्क्स हैं उसका 80% वेटेज रहता है, यानी टोटल आउट ऑफ 100 में से 80 मार्क्स आपके सिर्फ मेंस के होंगे और 20 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। प्रीलिम्स के कहीं पर भी मार्क्स आगे नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने बताया एक बात कि सभी AFO को चुन रहे हैं, तो क्या इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? यही है कि मतलब जो स्टेट एग्जाम्स का है या कुछ और भी, मतलब AFO क्यों कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट इसे अपना प्राइमरी करियर गोल चुने? देखो, देखा जाए तो धीरे धीरे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम हो रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्टेट एग्ज़ाम्स भी कम हो रहे हैं, और जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। मींस जैसे UPSSC CAGTA है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसका मान लो नोटिफिकेशन पहले आया था, 1 साल हम लोगों ने वेट किया, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर जो है अभी रिज़ल्ट तक नहीं आया। तो जब तक ये कंप्लीट होगी तब तक 3 से 4 साल निकल जाएंगे, एटलीस्ट 3 साल तो निकल ही जाएंगे। बट इसमें क्या है कि आपका रेगुलर एग्ज़ाम है, हर साल एग्ज़ाम ये हो रहा है, और ये लोग IBPS जो है वो एक ही साल में आपको पोस्टिंग तक दे देता है कि ये लो पोस्टिंग, अब जो है अपना काम करना शुरू करो। तो एक कारण ये भी है कि रेगुलर एग्ज़ाम है और हमें इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, हर साल वैकेंसी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 1 साल अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हमें अगले साल चांस मिलता है। मींस जो आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तैयार कर रखी है, मेंस में एग्रीकल्चर तैयार कर रखा है, और किसी कारण बस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई हो सकता है आपके लक ने आपका साथ नहीं दिया हो, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बार मैम ऐसा होता है कि हमने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की, ठीक है, बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, दूसरी साल भी क्या पता हमारा सिलेक्शन ना हो। तो हमें हर साल चांस मिलता है इसमें। हमारी जो पढ़ाई है वो मुझे लगता है कि जो हमने बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है वो वेस्ट नहीं होता। तो ये है। देखो, ये जो एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, जैसे सर ने कहा रेगुलर एग्ज़ाम है, यानी हर साल इसकी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अब अगर हम 2026 की बात करें, इसका कैलेंडर आउट हो गया है सर। कैलेंडर आउट हो गया है। आपका जो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 29 अगस्त को हो जाएगा। अगर मेंस का बोले तो 1 नवंबर को सर हो जाएगा मेंस का एग्जामिनेशन। अब अगर मैं इसकी नोटिफिकेशन की बात करूँ, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी? अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आई है। बिल्कुल। देखो, जैसे कि एग्ज़ाम डेट हमें पता है कि प्रीलिम्स कब होने वाला है और मेंस कब होने वाला है, तो पहली बात तो आपको अभी ये सोचना ही नहीं है कि इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन कब ड्रॉप होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है, बट आपके सामने आपकी एग्ज़ाम डेट है, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, मेंस की एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, और अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो लगभग 7 मंथ आपको मिलने वाले हैं प्री के लिए, और 2 महीने का गैप रहेगा आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। रही बात नोटिफिकेशन की, वो आपको जून में देखने को वैसे भी मिल जाएगा, जून जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जून में अगर नोटिफिकेशन ड्रॉप होता है तो लगभग 1 महीने तक फॉर्म फिलिंग रहती है इसकी, और इसके बाद आपका प्री का एग्ज़ाम ही लगा हुआ है, तो जून में लगभग देखने को आपको मिल जाएगा इसका। सो सर, हमारे पास ना 2 तरह के एस्पिरेंट्स रहते हैं। एक होते हैं जो रिपीटर्स, जो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका पिछली बार किसी कारणवश रह गया, और एक होते हैं फ्रेशर्स, जिनको बिल्कुल नहीं पता है और वो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। तो इन दोनों के लिए अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो दोनों के लिए ही कितना फ़र्क रहेगा, कितना अंतर रहेगा, और कितने टाइम में इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है? देखो, प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि 6 मंथ चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप रिपीटर्स हो या फ्रेशर हो। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ मैं कि फ्रेशर स्टूडेंट कौन होते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों ने IBPS FO के लिए कभी पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। बहुत बार बच्चे आपने देखा होगा मैम कि पहली साल जब तैयारी शुरू करते हैं तो वो ऐसे ही एग्ज़ाम देते हैं चेक करने के लिए। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि इस बार तो, जैसे आप कह रहे हो कि फ्रेशर सिर्फ वो नहीं है जिसने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ। जिसने एग्ज़ाम दिया है लेकिन बिना पढ़े दिया है, वो भी फ्रेशर की कैटेगरी में आता है। कैटेगरी में आएगा। रिपीटर वही स्टूडेंट है जिसने पूरे सिलेबस को, प्री मेंस के सिलेबस को फाउंडेशन लेवल से तैयार किया हो, मतलब कि ईच एंड एवरी टॉपिक जो है उसने पढ़ा हो, प्री का भी, मेंस का भी, और उसका सिलेक्शन रुका हो, वो रिपीटर्स की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि उसको पता है
कि क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है, ठीक है, वो रिपीटर्स होते हैं। वो रिपीटर्स नहीं होते जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है बट ऐसे ही पढ़ लिया था, कुछ भी पढ़ लिया था, मौज मस्ती में पढ़ रहे थे, ठीक है, या दोस्तों के कहने पे एग्ज़ाम दे दिया था। वो रिपीटर्स नहीं है, वो एक्चुअली फ्रेशर ही हैं। उनको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा शुरू से, क्योंकि जब तक आप पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ोगे, जितना सेक्रीफाइस इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए चाहिए वो नहीं किया है तो आप फ्रेशर ही हो, रिपीटर नहीं हो। तो लगभग अगर फ्रेशर स्टूडेंट की बात करें, अगर वो तैयारी शुरू करता है तो मुझे लगता है कि 7 to 8 मंथ जो है वो सफिशिएंट होते हैं प्री और मेंस की तैयारी के लिए। अगर आप सही से मैनेज करके कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर पाओ तो। बहुत बार बच्चे जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं मैम कि 15 दिन पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया, फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर किसी का मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तब वो पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे क्या है कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। कंसिस्टेंट होने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपके पास जितना भी समय बचता है उसमें आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या डेली कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पढ़ने की। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे ही डेली पढ़ो। अगर किसी दिन आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, सिर्फ 2 ही घंटे हैं, बाकी आप और कहीं बिजी हो, आपके कॉलेज का टाइम चल रहा है या आपकी थीसिस सबमिट होनी है, ठीक है, अगर 2 घंटे बचते हैं तो कम से कम उस 2 घंटे को अपनी पढ़ाई के लिए दो, इस एग्ज़ाम के लिए दो। और ऐसा देखा जाए तो कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि कितना टाइम चाहिए, आप 6 से 7 या 8 महीने में भी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी रिपीटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो रिपीटर्स को बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपनी गलती को आइडेंटिफाई करें, एक उसकी लिस्ट बनाएं कि हमने प्री में कहाँ गलती की थी या मेंस में कहाँ गलती की थी। फॉर एग्जांपल प्री निकल गया था, मेंस में रह गए थे या मेंस में कम नंबर की वजह से ओवरऑल कट ऑफ हम नहीं निकाल पाए, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ आपकी कमजोरी क्या क्या हैं। जब आप अगली बार प्री का एग्ज़ाम दोगे तो आपकी कमजोरी क्या बन सकती है। क्या टाइमिंग आपकी कमजोरी हो सकती है कि आपके पास टाइम कम बच गया। बहुत सारे बच्चे कम पड़ गया। बहुत सारे बच्चे का कमेंट यही होता है कि हम सर निकाल तो देते प्री बट हमारे पास उतना समय एग्ज़ाम में नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, टाइम बहुत जल्दी निकल गया। तो जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, तो उसमें टाइमर का यूज़ करो। आप टाइमर रख लो, आप एक टाइम लगा दो उसमें 40 मिनट, 40 मिनट में मुझे फुल लेंथ मॉक पूरा प्री का लगाना है, ठीक है। तो टाइमर के साथ जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या है कि टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है एग्जाम में वो सॉल्व होती रहेगी, धीरे धीरे आप उसकी आदत लग जाएगी आपको। तो मैं यही कहूँगा कि जो रिपीटर्स बच्चे हैं, जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, लिस्ट बनाएं और उस पर काम करना शुरू कर दें। और चाहे आपका प्री कितना भी अच्छा हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका प्री इस बार खराब हो सकता है। तो प्री पे भी फोकस रखना है, ठीक है, मेंस पे भी फोकस रखना है, फोकस बराबर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका प्री बहुत अच्छा है तो आप प्री को छोड़ दो, मेंस पे फोकस करने लगो। तो हो सकता है आपका मेंस अच्छा हो जाए बट प्री पुअर हो जाए उस सब एक साल तक, या 6 महीने के बाद पता नहीं क्या हो। तो ये है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्यों देना होता है, क्यों हम इंग्लिश पढ़ें, क्यों हम रीजनिंग पढ़ें, क्यों हम क्वांट पढ़ें। तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो देखना चाहता है आपकी मेंटल एबिलिटी को, आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को, जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आप कितनी स्पीड से किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो। अगर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है, आपको पता है कि आपको इतना ही टाइम है और इतने टाइम में आपको ये करना है। देखो कट ऑफ बहुत कम जाती है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जाती है कि कोई 50 में से 49 या 48 मार्क्स लेकर आ रहा है, नहीं, 7-8 मार्क्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो है वो मेंटल एबिलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब टेस्ट किया जाता है। दैट्स वाई प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी आपके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई ज़रूर करना होता है अपनी मेंटल एबिलिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कमांड करनी है तीनों चीज़ों में। कंसिस्टेंसी के लिए जैसे सर हिंदू एडिटोरियल है, उसकी एनालिसिस डेली बेसिस पर करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 1 महीने के रट्टेबाजी से तो आएगा नहीं, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। और प्रीलिम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेंस में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंस के क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसको टैकल करने के लिए एग्रीकल्चर के बच्चे को क्या और कैसे पढ़ना है। देखो अगर आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मतलब कि अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है और आपने उसमें अच्छे से पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंस में दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मेंस में वही पूछा जाता है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है।
अब मान लो कि आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने कुछ नहीं सीखा है, आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ पढ़ाई करते थे और आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया है या नंबर आ गए आपके और आप घर बैठ गए और इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, तब आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो थोड़ा सा ऐसे नहीं अंडरस्टैंडिंग वाले रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। रीजनिंग बेस्ड मतलब कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज घुमाई जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए कि आप आंसर जल्दी ना कर पाओ। ये हमें देखने को मिल रहा है सर। पहले के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो फैक्ट बेस्ड भी इक्वली थे, मतलब फैक्ट भी हमें काफ़ी देखने को मिलते थे। अभी तो मतलब इतने लेंथी क्वेश्चंस और घुमा फिरा के पूछे जाते कि जो स्टूडेंट ने पढ़ा भी है वो भी उसको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे लिए नया क्वेश्चन है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने सिर्फ रट्टे लगाने के लिए पढ़ाई की है उसकी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया जाए उसके लिए वो क्वेश्चन नया हो जाता है, उसको लगता है ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने कभी। तो देखो एग्जामिनर भी अब एलिमिनेट करना चाहता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं और क्वालिटी स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है अटेम्प्ट कर जाते हैं स्टूडेंट। अब वो उन्हें पता है ये बात कि क्वालिटी स्टूडेंट बढ़ चुके हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ चुके हैं, तो उन्हें एलिमिनेट करना है, अब हमें पेपर बनाना है। तो एलिमिनेशन का एक सही तरीका हो सकता है कि हम कोशिश करें कि कम से कम स्टूडेंट जो है वो इतने नंबर तक पहुँचें। अब उसके लिए तो हमें क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी और हम कोशिश करेंगे कि आप उस क्वेश्चन को समझ ही ना पाओ, है ना, वही स्टूडेंट समझ पाए जिसने एग्रीकल्चर डेप्थ में पढ़ी हुई है, लाइनें रट के नहीं गया है। बहुत सारे बच्चे जो है फैक्ट रट के चले जाते हैं, तो जो बच्चे फैक्ट रट के चले जाते हैं वो कुछ हद तक पेपर तो सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि कुछ हद तक इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बस सिर्फ वो वही सॉल्व करके रह जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनका मेंस का कट ऑफ तो निकल जाता है, बट इंटरव्यू में थोड़े बहुत भी अगर नंबर कम हो गए तो वो ओवरऑल कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो अगर बच्चे तैयारी अच्छे से करें, अगर हर सब्जेक्ट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ें, इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी टॉपिक को कवर करें तो उसकी बेसिक चीज़ क्या है और ये टॉपिक कितनी डेप्थ तक है, इसको समझना पड़ेगा। उसको थोड़े से टाइम टेकिंग जो है वो टॉपिक होते हैं और उनको पूरा समय आपको देना पड़ेगा। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं तैयारी के लिए कि आपने ऊपर से पढ़ लिया। मान लो आपने 1 साल मेहनत की, आपने प्री अच्छे से पढ़ा बट मेंस उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, मान लो मेंस भी कर लेते हो बट ओवरऑल कट ऑफ में आप रह जाओगे। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर हाउ टू मेंटेन दिस थिंग कि बच्चे सोचते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री से अगर 12, 13 या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और लेट्स से फिशरीज़ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं फिशरीज़ को या तो छोड़ ही दूँ या तो ना ही पढ़ूँ और मैं एनिमल हस्बेंड्री पे ही फोकस करूँ। मतलब अगर मैं 8 महीने पढ़ रहा हूँ तो उसमें से 3 महीने मैं सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री पढ़ूँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? देखो, कभी भी ऐसे पढ़ाई मत करो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, उसको उतना ही प्रेफरेंस देना, छोटे सब्जेक्ट को प्रेफरेंस कम देना। ये बहुत मुझे लगता है कि पुराना आइडिया है पढ़ने का और पुराना तरीका भी है। ये पढ़ना कैसे चाहिए एक्चुअली कि जब भी हम मेंस के सब्जेक्ट पे फोकस करें तो उससे पहले हम PYQs तो हमें देखने पड़ेंगे। उसमें ये देखो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन उसके बेस पे पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई किस बेस पे करनी है मैं आपको बताता हूँ। अपने पूरे क्वेश्चंस को ईजी, टफ और मॉडरेट या वेरी टफ में चेंज कर लो, मतलब कि उसे डिवाइड कर लो कि मान लो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री से मान लो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, बट 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप थोड़ा सा भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, तो हम क्यों इतना ज़्यादा समय उसमें लगाएं? हमें पता है कि 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन वेरी ईजी है, बहुत सरल है, तो क्या आपको उतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है उसको? नहीं। मान लो फिशरीज़ के 2 क्वेश्चन हैं बट ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हम फंस सकते हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन पे करेंगे जिनमें हम फंस रहे हैं। समझने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अब अगर जेनेटिक्स है उसमें बहुत कुछ समझने वाला है ना, और अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री है उसमें समझने वाले के साथ साथ फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो वो टेबल बना के हो जाएगा, वो लास्ट रिवीजन से हो जाएगा एक बार टेबल बना के। और जैसे एनिमल हस्बेंड्री से अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत इजी पूछे गए हैं, हर साल इजी आते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक्स तैयार होंगे आपके, तो आप, मुझे लगता है कि आपको एडवांस लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब सर एनिमल हस्बेंड्री के जैसे हम बोल रहे हैं 12 क्वेश्चन है, टोटल जो क्वेश्चन है वो 60 हैं, तो सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 12 नंबर लाकर, और 12 भी पूरे आ रहे हैं, 12 वो भी गारंटी नहीं है, तो मतलब 60 में से अगर 12 मार्क्स आएंगे तो क्या ही कर रहे हो आप? देखो, तो हाँ, एक सब्जेक्ट से तो नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, मेंस क्वालिफाई नहीं करना है। मेंस में
आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं, स्कोरिंग है ये। तो अगर आप सिर्फ उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो जिससे कि आप सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो, टफ और वेरी टफ नहीं कर सकते हो, तो आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो उसमें आपका रुक सकता है, या क्या पता आप मेंस की कट ऑफ ही ना निकाल पाओ। क्योंकि अगर आप देखोगे इजी क्वेश्चन सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेते हैं, सारे सही करके आते हैं, कोई गलती नहीं करता, मॉडरेट तक सारे पहुंच जाते हैं। अब टफ और वेरी टफ की अगर बात आती है, जिस टॉपिक से टफ और वेरी टफ या जिस सब्जेक्ट से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उन स्टूडेंट ने या ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने ये वाला पोर्शन अगर अच्छे से पढ़ लिया, टफ और वेरी टफ वाला, तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। अगर वो मेंस में अच्छा कर सकता है तो उसे इंटरव्यू की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। अगर उसके नंबर 2-4 कम भी हो जाएंगे तब भी कोई रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो सर, अब देखो हमने बोला मेंस में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या लगता है कौन से रिसोर्सेज बेस्ट रहेंगे जिसको पढ़ने से या जिसको फॉलो अप करने से जो स्टूडेंट है वो मेंस में अच्छे से अच्छा बेस्ट स्कोर करे? देखो, सबसे पहली बात तो मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने, किसी को भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि मैं भी जब ग्रेजुएशन में था, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिया था, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं, या मैंने भी कभी थोड़े बहुत ट्राई किए हैं, तो कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होती है कि कौन सा कंटेंट्स हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। मुझे पता है कि कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं एग्रोनॉमी का, क्रॉपिंग सिस्टम वही होगा, बदलेगा तो है नहीं, किसी रिसोर्स में नहीं बदलेगा। तो हमें मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो क्यों करने हैं? हम किसी एक रिसोर्स से स्टिक रहें, ठीक है। और जिसका वो रिसोर्स हो, अगर वो हमें फैकल्टी भी मिल जाती है, अगर वो पढ़ाता भी है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। जैसे अगर आप प्री के सब्जेक्ट ले लो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। अब हमारा एक बैच भी आने वाला है, बैंकिंग एग्ज़ाम फाउंडेशन, ठीक है। तो उसमें हमारी जो बैंकिंग सेक्टर की जो फैकल्टी है, उन्हीं की बुक्स हैं, प्री की बुक्स हैं। तो अगर आपको फैकल्टी की क्लासेस और बुक्स दोनों मिल जाती है तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं की बुक्स है, उनको पता है उस बुक्स में क्या दिया हुआ है। तो आपको ये एक रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर अड्डा पे आपको मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, प्री की मिल जाएंगी, मेंस की मिल जाएंगी, इसका कंप्लीट पैकेज भी मिल जाएगा, प्री मेंस दोनों का मिल जाएगा, या अलग अलग भी आप परचेस कर सकते हो। तो एक रिसोर्स फॉलो करो, बेटर है। या आपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी की थी, उस समय जो नोट्स बनाए थे, वो सबसे बेटर है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये जो आप सेशन देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में ना हम अपने बुक्स का लिंक और जो AFO का बैच का लिंक है वो पिन कर देंगे। आप वहाँ से क्लिक करके जो है बैच एक बार अपडेट्स जान सकते हो, और वहाँ पे एक हेल्पिंग नंबर भी होगा, आप उस पर कॉल करके पहले पूरा पूछ लेना जो भी आपको चाहिए, और उसके बाद जो है आगे जो भी होगा आप देख सकते हो। और YouTube पर तो क्लासेस होती हैं सर हमारी, बच्चा देख सकता है कि क्या वो हमसे कनेक्ट हो पा रहा है, क्या उसको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो इट्स लाइक कि बच्चे से कुछ नहीं छुपा है। अब YouTube पे हर कोई पढ़ा रहा है, वो अपना देख सकता है कि उसको क्या चीज़ समझ में आ रही है, किससे ज़्यादा समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेस्ट रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कोई एक रिसोर्स जिसमें सब कुछ हो, और उसके बाद मॉक टेस्ट, क्योंकि जितने भी हमारे भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादातर हमें यही सुनने को मिल रहा है कि सब रिवीजन और मॉक टेस्ट, क्योंकि पढ़ाया तो हमने सबको एक जैसा है। अब जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्होंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर दिया है, उन्होंने कोई और तो कोई संजीवनी बूटी तो नहीं खाई थी, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लगाए, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे उनकी एक्यूरेसी मेंटेन हुई। जो डर उनको जो है एग्ज़ाम में जाके लग सकता था, जो गलतियाँ वो एग्ज़ाम में जाके कर सकते थे, वो गलतियाँ उन्होंने वहाँ पे नहीं की, क्लास में ही कर दी, मॉक टेस्ट में ही कर दी, तो वहाँ से उनको काफ़ी हेल्प मिली है। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट तक पहुँचे कि मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसा एनवायरनमेंट और जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आप पहले ही सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपका माइंड जो है प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। सो इसके अलावा सर और क्या आपको लगता है? हमने देखो ये डिस्कस हो गया है, बच्चों को पता चल चुका है कि AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, ग्रेजुएशन और या तो BTech आपने एग्रीकल्चर में या उसके रिलेटेड जो साइंसेस होती है उसमें किया हो, और आपकी 18 से 30 नहीं 20 से 30 जो एज लिमिट है वो AFO के लिए होती है। हर साल ये एग्ज़ाम होता है, कैलेंडर आउट हो चुका है। 29 अगस्त को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, 1 नवंबर को मेंस का एग्ज़ाम है। रिज़ल्ट की हम बात करते हैं, अभी रिज़ल्ट आया है। तो सर रिज़ल्ट आया है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं,
बच्चे वैसे तो मन के सच्चे होते हैं लेकिन मन तो भटक ही जाता है। मतलब ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि एक बच्चा आगे एक जगह टिका है, मतलब वो हर जगह घूमता है पहले, है ना, हर जगह। अब मैं मान ही नहीं सकती, हमने मैराथन क्लास की थी, इतने स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है, तो वो भी आए होंगे, है ना। तो आपको ऐसा, मैं आपसे ऐसे पर्सनली पूछ रही हूँ कि आपको क्या चाहिए कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, या बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद उस बच्चे पे आपका हक हो, मतलब थप्पा लगना चाहिए कि ये बच्चा तो मेरा ही है, कहीं और का नहीं है, कान से पकड़ के आप उसको लाओ कि इधर आ, तू मेरा बच्चा है, तू मेरे से पढ़ा है, तू मेरा स्टूडेंट है और यहीं पे मेरा ही रहेगा। तो इस पे मैं कुछ के देखो जैसे हम लोग अब पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक गोल है कि अल्टीमेटली बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी तरह होना चाहिए, उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि कोई बच्चा हमारा ऑनलाइन नाम ले कि कृष्णा सर की ही वजह से सिर्फ हमारा सिलेक्शन हुआ बिना है। पीपीटी वाली क्लास से पढ़ के हमें जो है तो अब जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे भी पढ़ाते रहते हैं, पेड में भी पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हम लोगों से पढ़ते हैं ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी का सिलेक्शन होता है और उससे हम नहीं ढूंढ सकते ना उसको, हम उसको बुला के ये नहीं बोल सकते भाई बता तू किससे पढ़ा हुआ है। टाइम ही नहीं है सर। हाँ। 2026 का हम स्टार्ट कर चुके हैं, 2 बैचेस फाउंडेशन के स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ऊपर से हमारे पास ASRB के बैचेस आ गए, ICR के, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आई वुड से कंग्रेचुलेशंस, है ना, खुश रहो लाइफ में। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक मतलब आप हमारा स्पेशली नाम लें, है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई, बस ये। सो कभी कभी मुझे अभी वो याद आता है, दुख में सब याद करे, सुख में करे ना कोई, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर मतलब जिसकी भी सिलेक्शन हुई है, वी आर हैप्पी। अगर हम 1%, 2%, 10% कितना भी रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, सो हम सीरियसली, हमें नहीं क्रेडिट चाहिए। हम उस चीज़ में टाइम वेस्ट ही नहीं कर सकते कि हम पूरी दुनिया में ढूंढते फिरें कि किसने हमारे चैनल को ओपन किया था, किसने हमारी टेस्ट सीरीज ली थी, किसने हमारे मॉक टेस्ट या फ्री इंटरव्यूज लगाए थे। नहीं भाई नहीं, हम मतलब मूव ऑन। हम 2026 के लिए प्रिपेयर्ड हैं और जैसा हम पढ़ाते हैं आप देख सकते हैं, रिसोर्सेज देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और मतलब एक कॉमन सवाल आ रहा है स्टूडेंट का, मैम कि कितने सिलेक्शन हुए? अभी तो फिलहाल तो 23 तक पहुंचे थे, अभी 2 दिन पहले भी जब रिजल्ट आया था उसके कुछ घंटे बाद हमें इतना पता चला था। स्टिल काउंटिंग, जो भी हमारे पास मैसेजेस आए थे हम उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं। हमारे बच्चे कभी कभी 1 महीने बाद बताते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। अरे हम बिजी हो गए थे तो थोड़ा। हम कोई ऐसा रैंडम नंबर नहीं दे सकते कि हमने हमारे सिलेक्शन 250 हुए। हम ये रैंडम नंबर इसलिए नहीं देना चाहते बिकॉज अगर हम कोई एक रैंडम नंबर देंगे तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी थॉट प्रोसेस जाएगी कि यार 250 नहीं तो कम से कम 200 तो हुए ही होंगे। शायद 50 आपने झूठ बोले। तो इससे हो क्या जाएगा, उससे हो सकता है आप ये समझने लगो कि हम महान हैं, है ना, हमारा IBPS से कोई स्पेशल कनेक्शन है जिससे कि हम ही सिलेक्शन करवा पाते हैं। ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह पढ़ते हैं और सबका सिलेक्शन होता है। देखा जाए जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है, जो मेहनत में कहीं ना कहीं गलती करता है उसका किसी न किसी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। और गलतियां हुई भी हैं तो AFO तो एक ऐसा चांस है जो हर साल मिल रहा है, जब तक आपकी एज लिमिट नहीं हो रही है तभी तो बच्चा आ भी रहा है AFO में कि हाँ ठीक है इस बार मेरा नहीं हुआ, मेरा 1-2 नंबर से रह गया, अगली बार अब मेरा सब है ही कवर्ड, रिवीजन करूँगा, अगली बार फिर से एग्जाम दूंगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स से जो है वो पास होके। अब टॉपर्स वगैरह जो होते हैं मोस्टली ऐसा ही होता है, वो रिपीटर्स होते हैं, है ना, फिर अपनी गलतियों से सीखा होता है। बिल्कुल। और फेलियर जो होता है वो उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपने जो मेहनत की आपकी बेकार है। अगर आप किसी एक एग्ज़ाम में मान लो आपका सिलेक्शन रुक गया है और आपने उससे कुछ सीखा नहीं है और आप दोबारा उस एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो दोबारा गलतियाँ करने वाले हो। तो अगर आपने कितने भी अटैम्प्ट दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो लोग ये नहीं पूछने आएंगे तुमसे कि तुम कितनी बार फेल हुए थे। तो आपका सिलेक्शन हो गया, बस वही मैटर करता है। बिल्कुल। That's it. और सर और बताइए कि और कुछ आपको लगता है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए, या और कोई आपके दिमाग में AFO से रिलेटेड कोई चीज़ है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सो और अगर कुछ आपके मन में हो। हमारे मन में यही है कि मोस्टली स्टूडेंट इसमें प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। प्री क्वालिफाई करने का एक रीज़न बहुत बड़ा ये बन चुका है कि इसकी ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। प्री की सेक्शनल कट ऑफ तो मैम कम रहती है, बट ओवरऑल कट ऑफ जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा चली गई। पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी देखा जाए तो उससे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। अब उस पे बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे हैं या उस पे कैसे काम करना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप QRE पढ़ो, मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ो,
उसमें 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ को निकाल सकते हैं, जिसमें पहला आता है क्वांट, दूसरा आता है रीजनिंग। आप सेक्शनल कट ऑफ के लिए इंग्लिश को रखो, मतलब इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ के लिए ही पढ़ो। आप मान लो कट ऑफ 6 जाती है तो आप 12 के लिए पढ़ सकते हो, तब आपके 6, 7 नंबर, 8 नंबर तक आ जाएंगे। अगर आप 6 नंबर कट ऑफ जाती, 6 नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली आपसे नहीं हो पाएगा। ओवरऑल कट ऑफ के लिए 2 सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हमने रीजनिंग और क्वांट नाम लिया, क्योंकि ये पेन वाले सब्जेक्ट हैं। जितने ज़्यादा आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने ज़्यादा नंबर ला सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो मैं यही कहूँगा कि जब भी प्री के सब्जेक्ट पढ़ो, इन 2 की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करो। टाइमर, विदाउट टाइमर, पहले विदाउट टाइमर करिए। जब आपसे सारे कॉन्सेप्ट, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, सारे जो भी आपने फॉर्मूले, रूल बनाए हैं सब याद हैं आपको, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो टाइमर के साथ करो। टाइमर सेट करके करो कि इतने टाइम में हमें ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, और ऐसा टारगेट रखो कि जिसमें आपको नंबर काउंट करने की जरूरत ना पड़े कि आप प्री में जो क्वांट के क्वेश्चंस लगा रहे हो वो सिर्फ 100 ही लगा रहे हो। तो लगा डालो जितने आपके पास हैं, जितने इधर किताब के ऑनलाइन मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो है वो निचोड़ दो एकदम। तो अगर आपकी ये 2 सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं तो ओवरऑल कट ऑफ निकल जाती है। अब यही हो रहा है मैम कि इंग्लिश निकल जाती है, सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का निकल गया, क्वांट का निकल गया, बट रीजनिंग का भी निकल गया, बट ओवरऑल कट ऑफ में रह गए। क्यों? ओवरऑल कट ऑफ 50 थी, 55 थी। तो ये मतलब तभी हो रहा है जब आपके ये 2 सब्जेक्ट कमज़ोर हैं या इनमें आपकी कमांड अच्छी नहीं है। तो ये गलती मत करना, और ये गलती मैंने बहुत बार स्टूडेंट से सुनी है, और मैंने कई बार मैम बोला भी है। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करना। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्वांट रीजनिंग अच्छी है बट स्पीड अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, मेरे दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि मैम मैं ना फाइनल ईयर में हूँ, मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं AFO का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? बस इसका एक बता दीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास 8th सेमेस्टर का रिजल्ट हो, मतलब रिजल्ट आपके पास हो। फॉर्म फिलिंग से पहले आपके पास, फॉर्म फिलिंग जब आप कर रहे हो उससे पहले अगर आपके पास रिजल्ट आ गया, फॉर्म फिलिंग जून जुलाई में जब भी होता है उससे पहले अगर आपके पास आपका रिजल्ट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास आपकी डिग्री, आपके रिजल्ट्स नहीं है, तब आप एलिजिबल नहीं होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एक ऐसी वैकेंसी जो हर साल आती है, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, फिशरीज से, या कोई भी इससे रिलेटेड साइंस से एंड बीटेक एग्रीकल्चर से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस बार का इसका फाइनल कट ऑफ जो गया था 2025 का, 100 में से अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 70.33 गया था। तो आप देख लीजिए कि कंपटीशन का लेवल जो है वो कितना है। इसके अलावा बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज इन डिटेल, 90 डे स्टडी प्लान, या स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम ज़ीरो, ये सब सेशंस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हमारी डेली क्लासेस में जो इसी चैनल पर होती हैं। सो सर, मेरी क्लास तो अब 12 बजे शुरू हो रही है अप्लाइड एंटोमोलॉजी की, आपकी क्लास 6 बजे है एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस की। इसके अलावा 7 बजे आपको जनरल एग्रीकल्चर की कंप्लीट क्लास मिलती है, अभी उसमें हॉर्टिकल्चर आकाश सर पढ़ा रहे हैं। 5 बजे आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड पैथोलॉजी की क्लास मिलती है। 4 बजे आपको एलाइड एग्रीकल्चर की क्लास मिलती है। तो इसी तरीके से आप सारी क्लासेस को जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी संदीप सर करंट अफेयर्स के साथ वापस आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और ये ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर अगर आपको 2026 में बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। All the very best.